नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो हाल ही में 22 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहला जो ज़्यादातर लोगों का डाउट है कि सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। दूसरा डाउट है सर मेंस के लिए कितने गुना लड़के सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इन दोनों बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और विथ प्रूफ मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारी एग्जामों से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहें और आप समय से अपडेट रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आप देखते हैं अक्सर कर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो एक से ज़्यादा शिफ्टों में होते हैं, और वहाँ पर आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस रखी जाती है। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है तो सिंपल सी बात है, उसका लेवल सेम रहना पॉसिबल नहीं है, या किसी भी क्वेश्चन को आप सेम नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस हिसाब से उसका क्या किया जाता है, उस परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही मार्क्स आते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर इसमें मार्क्स नॉर्मलाइज होंगे या नहीं होंगे, या जो नंबर आ रहे हैं वही नंबर रहेंगे। तो इन पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस परीक्षा की। ये देख रहे हैं आप, नोटिफिकेशन है आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का विज्ञापन है, जो आप परीक्षा अभी 12 फरवरी को दे के आए हैं। ये है आपकी ग्रेड 2 शीघ्र लेखन ग्रेड 3, मतलब जो आपका स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है उसका ये विज्ञापन है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो मुख्य बातें इन्होंने दी थी, शायद आपने पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी हैं, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, मैं सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम मेन चीज़ों पर चलते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि कौन सा कितना पद हैं, पद आपको पता है। यहाँ से 1255 टोटल पद हैं। किसकी सैलरी कितनी होगी ये आप देख सकते हैं, इन पर हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे। और किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं ये भी आप यहाँ से इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लियर है? तो मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड में रखूँगा, जिससे आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो और आप जल्दी से चीज़ों का डाउट क्लियर कर पाएँ। तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब हम चलते हैं सीधे। ये तो चयन प्रक्रिया है, नॉर्मल क्या होती है, फॉर्म कैसे डलता है, इन सब के बारे में आप जानते हैं और आप फॉर्म डाल चुके हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। ये एज लिमिट का ऑप्शन है, यहाँ से शुल्क वगैरह कितना लगता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, खंड सा, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका खंड सा। अब इस खंड सा में क्या क्या चीज़ें हैं, भर्ती की योजना। तो सभी पदों की भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरणों में होगी। एक तो होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो कि ऑनलाइन है, और दूसरी होगी आपकी मुख्य परीक्षा। क्लियर है? तो प्रारंभिक परीक्षा जो आप अभी हाल ही में दे के आए 100 नंबर की है। तो इसमें क्या है, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षित या स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है आपका, जो प्री हुआ है, ये मात्र क्वालिफाइंग है आपका, इसके नंबर आपके मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। तो जो कट ऑफ बनेगा वो कहाँ से बनेगा, आपका मुख्य परीक्षा से। तो प्री ओनली आपकी क्वालिफाइंग है, इसको आपको क्वालिफाई करके आप सेकेंड स्टेप में पहुँचेंगे, प्रारंभिक उसमें मेंस में पहुँचेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग था, मात्र पास करना है आपको। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रवेश पत्र की बातें हैं कि कब आएंगी, क्या होगा। अब ये पॉइंट आप देखें, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सतना, सागर, उज्जैन, इन जगहों पर क्या होगी, ये इन जगहों पर एक पाली अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक पालियों में आयोजित हो सकती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा सकती है। मतलब ये परीक्षा आपकी एक पाली में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो उनका एक डिसीजन क्या था कि एक से ज़्यादा पालियों में भी हो सकती है, और ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो दूसरे राज्यों को भी सेंटर बनाया जा सकता है। क्लियर है? अगला है, परीक्षा एक से अधिक पाली में होने की दशा में प्रश्न पत्र अलग होंगे। जिला परीक्षा केंद्रों तथा परीक्षा पाली के बारे में परीक्षा सेल उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केंद्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। मतलब सिंपल से इनका कहने का मतलब ये है कि जो परीक्षा होगी उसमें अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो उनके प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ये नॉर्मल सी बात है, एक ही पेपर से उनका पेपर नहीं होगा, क्योंकि 3 शिफ्टें अगर हो रही हैं तो तीनों का अलग अलग पेपर बनेगा। और इसके साथ साथ जो भी निर्णय
वहाँ का होगा उनका उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम आदेश माना जाएगा। उपरोक्त में से किसी भी संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। क्लियर है? तो कोई भी अभ्यर्थी इन पर आपत्ति नहीं कर सकता है। उपरोक्त में से मतलब किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस बाबत अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निस्तिबद्ध कर दिया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता भी है तो उसको ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपके जो नोटिफिकेशन दिया था, विज्ञापन दिया था, उसमें इन चीज़ों को क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से जो मुख्य बात क्या थी कि परीक्षा एक से ज़्यादा में होगी और हो सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो, और जैसा कि हुआ है एक से ज़्यादा पालियों में हुई है, तो अब इसका निर्णय क्या होगा उनका आखिरी होगा। क्लियर है? अब यहाँ से वो उसको कैसे करेंगे या क्या करेंगे इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। अगला है, यदि किसी आपात स्थिति या तो अपरिहार्य कारणों से परीक्षा या जो भी परीक्षा शिफ्ट में परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो आपको उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उसकी जानकारी से वो अपडेट आपको करा देंगे। क्लियर है? अब इसके साथ साथ आपको और मुख्य इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ऑनलाइन जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसका परिणाम कैसा आएगा या क्या होगा। तो उक्त पद की प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किए जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशेत है, उसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर परीक्षा के पश्चात इस सूचना के साथ प्रदर्शित किए जाएगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों से संबंध में आपत्ति देना चाहता है। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो आपने परीक्षा दी है उसका जो रिजल्ट आएगा तो उसको आपको एक आंसर की दी जाएगी। तो अगर आपको उसमें किसी भी क्वेश्चन पर कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो 7 दिनों के भीतर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ संबोधित लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से अपने नाम, आवेदन क्रमांक आदि विवरण के दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की है तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। क्लियर है? इसके बाद और क्या बातें हैं, ये सारी फोटो वोटो जो भी चीज़ें हैं ये नॉर्मल प्रोसेस होगी। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों आवेदनों के विचार करने के पश्चात अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। निर्धारित अवधि या परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों या आवेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। तो ये कंडीशन है कि अगर ये डाक विभाग की भी गलती होगी तो भी उनको निरस्त माना जाएगा, आपने भले उसको टाइम पर भेजा है। क्लियर है? ईमेल द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब ईमेल से अगर कोई आप कंप्लेन करते हैं तो वो वहाँ पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी आपत्ति लगानी है तो डाक विभाग के द्वारा आप क्वेश्चन पर आपत्ति लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को देकर आए हैं तो आप आपत्ति करना चाहते हैं तो आप किस पर करेंगे, डाक विभाग से। ईमेल पर आपत्ति करने की कोई भी व्यवस्था आपकी नहीं है। क्लियर है? इन बातों को आप क्लियर रखेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अगला है, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनावा जाएगा, जिसमें से प्रत्येक श्रेणी में मेरिट में 1:3 में। तो 1:3 का मतलब है कि एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों का चयन होगा। सिंपल सी बात है कि अगर 1000 पद हैं आपके तो 3 गुना, मतलब आपके 3000 कैंडिडेटों को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो 1255 अगर पद हैं आपके तो उनके 3 गुना मेंस में सिलेक्ट होने वाले हैं। तो ये तो है आपके पहले सवाल का जवाब कि कितने गुना लिए जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने और आगे क्या कहा है कि इस अनुपात में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा, न्यूनतम अंक के अधीन सफल घोषित किया जाएगा तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंक लाना है। अनुसूचित जाति जनजाति वालों को 40% अंक लाना आवश्यक है। इससे कम अगर अंक होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, कट ऑफ जो भी जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने देखा इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी तो उनने ये चीज़ तो क्लियर बोली है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो एग्ज़ाम को 1 से ज़्यादा पालियों में हम कराएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है एक भी सेंटेंस में कि अगर 1 से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्लियर है? और जो भी निर्णय होगा वो किसका होगा, उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय माना जाएगा।
तो अब इस पर डिपेंड करता है कि उच्च न्यायालय नॉर्मलाइजेशन करता है या नहीं करता, ये उनका अंतिम डिसीजन होगा। इस पर आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, ना भी कोई क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? तो इन बातों पर जो भी डाउट है आपका वो यहाँ से लगता है क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो आखिरी फैसला होगा आयोग का। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो आंसर की आती है उस पर अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, आपका क्वेश्चन सही है लेकिन आयोग ने गलत माना है, तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो भी डाक विभाग के थ्रू। क्लियर है? ईमेल से वो भी नहीं माना जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक भी जगह ऐसी बात नहीं कही गई है कि अगर एक से ज़्यादा पालियों में एग्जाम होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अब चूंकि एक से ज़्यादा में हुआ है तो अब इस पर नॉर्मलाइजेशन करना या ना करना उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश होगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से कुछ जानकारी ज़रूर समझ आई होगी और आपके बहुत हद तक डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो इन सारी चीज़ों को क्लियर रख सकें। तो दो चीज़ें थी इसमें कि कितने गुना लिए जाएंगे, तो 3 गुना सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए। अगर 1255 है तो उसका 3 गुना, जितने भी कैंडिडेट होंगे या जिस पोस्ट के लिए जितने कैंडिडेट हैं उनके 3 गुना लिए जाएंगे। क्लियर है? तो किसी पोस्ट के लिए कम पोस्ट हैं तो उनका 3 गुना होंगे, किसी के लिए ज़्यादा है तो उनका 3 गुना होंगे। ये नॉर्मल सी प्रोसेस रहेगी और नॉर्मलाइजेशन की कोई भी बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो इसको आप बिल्कुल क्लियर रखें इस पॉइंट को कि इसका आदेश जो भी होगा वो कोर्ट का फाइनल माना जाएगा। तो चलिए बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे। जो भी जानकारी आगे अपडेट होती है तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे जैसे ही जानकारी आए आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।